हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान इंग्लिश पर। मैं हूं भूमिका चौहान और अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आज मैम हमारे सामने क्या कर रही है। तो आज जब मैं कल इंग्लिश का बच्चों का पेपर होने के बाद उनसे कुछ सवाल करने गई कि आखिरकार पेपर कैसा हुआ है, तो वहां जाकर कुछ बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे कि हाँ हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। कुछ बच्चे थोड़े से थे कि मैम थोड़ा सा टफ लग रहा था ग्रामर वाला सेक्शन, और ऐसी बहुत सारी बातें हुई। इन सभी बातों के बीच में बहुत सारे बच्चों के ये सवाल थे कि मैम अब हमारा इंग्लिश का एग्जाम तो हो गया है, लेकिन आगे बायो और मैथ के लिए क्या। तो मुझे वहां पर थोड़ा सा चमका कि आज कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा, उन्हें गाइड करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने जब अपने चैनल पे भी पोल वगैरह करवाया तो वहां पर भी काफी बच्चे थोड़े निराश मुझे दिखाई दे रहे थे। तो निराश नहीं होना है, इंग्लिश का एग्जाम आपका जैसा हो गया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस चक्कर में हमें अपने आगे के बायो मैथ या जो भी आपका पेपर बचा है वो बिल्कुल भी नहीं खराब करना है। अब वो खराब कैसे नहीं होगा, आगे के जो 2 दिन है या बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको तैयारी कैसे करनी है। जैसे अभी आपका बायो का या मैथ का एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज मैं यहां पर आई हूं। और आप सभी योगेश सर को तो जानते ही होंगे। अगर कुछ बच्चे योगेश सर को नहीं जानते हैं तो योगेश सर हिंदी मीडियम में बायोलॉजी पढ़ाने वाले सबसे टॉप के टीचर हैं जो यहां पर आपकी क्लासेस लेने वाले हैं। अब योगेश सर से बेस्ट टीचर मुझे नहीं लगता है आप लोगों को इस दौरान मिलने वाला है। और सबसे बढ़िया बात, अगर उनका गाइडेंस आपको मिल जाएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यहां पर अब कुछ सवाल मैं योगेश सर के साथ करना चाहूंगी। मेरे साथ आज योगेश सर यहां पर मौजूद हैं और जो सवाल बच्चों के थे, मेरे नहीं पर मेरे प्यारे बच्चों के थे, तो उन सवालों का जवाब वो आज आपको देंगे, वो आज आपको गाइड करेंगे। आज आपको हम बायो के बारे में बताएंगे और फिर आगे हम आपको मैथ्स के बारे में भी बताएंगे कि कौन से चैनल से पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए जिसमें आपका समय भी बर्बाद ना हो और आपको वो क्वेश्चंस करने को मिले जो आपके एग्जाम में फंसे ही फंसे। क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में भी हमने केवल वही सवाल करवाए थे, बच्चे इतने खुश थे, वो बोल रहे थे मैम वही सवाल आए एग्जाम में जो आपने बताए थे। तो अगर अब आप बायो में या मैथ्स में भी ऐसा चाहते हैं तो आज योगेश सर के साथ हम अपना ये सेशन करके आपको गाइड करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं योगेश सर के साथ कुछ बातचीत करने बच्चों के डाउट्स लेकर। तो चलिए कंप्यूटर महाशय फटाफट से योगेश सर को कनेक्ट कर दीजिए, कॉल लगा दीजिए और उनसे जान लेते हैं प्यारे बच्चों के लिए कि क्या करना है और क्या नहीं। हेलो योगेश सर, क्या हाल चाल है आपके? हेलो मैम, थैंक यू सो मच इस अमेजिंग सेशन के लिए। बाय द वे आपकी इंग्लिश की क्लासेस मैंने देखी, बहुत ज़बरदस्त गई और बच्चों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद है कि बच्चों के आगे के एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जाएंगे। और आज के सेशन में हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को थोड़ी बहुत और हम हेल्प कर सकें कि उनके जीवन में जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है उसको हम सबसे बेहतर एग्ज़ाम में कैसे बदल सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वैसे तो हमारी आपस में बात होती रहती है, ठीक है, क्लासेस को लेकर, बच्चों को लेकर हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं। पर आज मेरा आपसे कनेक्ट करने का सिर्फ एक रीज़न था, वो थे ये प्यारे बच्चे। क्योंकि आप भी जानते हो अब आपका समय आ गया है, अब आपको जंग जो है ये लड़नी है बच्चों के साथ। तो कुछ सवाल थे बच्चों के, ठीक है। अब मैंने सोचा कि इनका जवाब मैं तो दे नहीं सकती और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे इन चीज़ों को लेकर। तो सवाल आज बच्चों के होंगे, लेकिन जरिया मैं होंगी आपसे कुछ पूछने के लिए, उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप पूरा सपोर्ट दिखाएंगे और प्रॉपर तरीके से आज बच्चों को यहाँ पर गाइड करेंगे। तो आइए सर चलते हैं बच्चों के सवालों की तरफ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और जो ज़्यादातर बच्चों ने पूछा कि अब क्योंकि 2 दिन है हमारे पास, तो वो बोल रहे हैं कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। ये 2-3 चीजें हैं कि भाई क्या पढ़ना चाहिए, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, ठीक है, कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेने चाहिए। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। यस मैम, ये सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल भी है कि हम 2 ही दिनों में अब हम सब कुछ कैसे कर लें, पूरी बायोलॉजी 2 दिन में कैसे कंप्लीट हो जाए। तो मेरा एकदम अनुमान है मैम कि बच्चों को सबसे आसानी से अभी जिस सबसे चीजों पे बड़ी चीजों पे फोकस करना चाहिए वो चीज होती है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर, मॉडल पेपर। अगर मेरा यह अनुमान है मैम कि मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अगर बच्चे कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़े पार्ट को कवर कर जाएंगे। और ये बहुत बड़ा पार्ट जो है, ज्यादातर नंबर, अच्छे नंबर इन्हीं टॉपिक से आते हैं।
अब ये तो क्या का सवाल हुआ कि क्या पढ़े, तो मॉडल पेपर और पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना। कैसे? बच्चे इसको सिर्फ देख लेते हैं, मैम जैसे कि प्रश्न इन्होंने देखा और उन्होंने कुछ ऐसा हाँ ठीक है मुझे आता है और वर्बली उसको बोलकर निकल गए। पर मेरा अनुमान ये कि बच्चों को उनके आंसर भी लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो अगर कोई प्रश्न है, जस्ट लाइक कि रिप्रोडक्शन का कोई प्रश्न है, स्पर्मेटोजेनेसिस का है, अंडाणु जनन का है, तो उसको अगर 3 नंबर पे वो प्रश्न आता है तो आप कितने पॉइंट्स में लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट लिखेंगे, आपको मेन एग्जाम से पहले ये पता होना चाहिए। आप उसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ये कैसे का सवाल हुआ। इसके अलावा कहां से पढ़ें? अब देखो भाई, अंत के 2 दिन में अब हम कहीं आंसर खोजने जाएंगे, कहीं पे हम अगर ये देखने जा रहे हैं कि भाई कहां से प्रश्न पढ़े, आंसर ढूंढ रहे हैं, प्रश्न ढूंढ रहे हैं, तो बड़ा मसला हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में बच्चों को एक ही सजेशन है बेटा कि मेरा चैनल है योगेश शुक्ला बायोलॉजी, जहां पर ऑलरेडी मैं पीवाईक्यूज और इसके अलावा मॉडल पेपर और आपके जितने भी सैंपल पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है चैप्टर वाइज सारी चीज मैं आपको करवा रहा हूं, तो आप उसके आंसर भी दे रहा हूं मैं। तो आइए वहां पर, और योगेश शुक्ला बायोलॉजी पे ये वीडियोस आ रही हैं, आप उसे देखकर अच्छे तरीके से अपनी बायोलॉजी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पीवाईक्यूज के भी आंसर वहां पे आपको मिलेंगे। आंसर स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख के भी दिए हैं ताकि आप उसकी अच्छी तैयारी कर सकें। तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो मॉडल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मैम आप ये बात बच्चों तक जरूर बहुत अच्छे से कन्वे कर देंगे, क्योंकि आपके बच्चे हैं तो ये बहुत अच्छे से आपको समझते हैं। अभी सर जैसे इंग्लिश का एग्जाम हुआ ना, तो उसके अंदर जैसे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिसमें से ज्यादातर भाई 2 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा, 5 नंबर का यहाँ से आएगा, ठीक है, या ये वाला लेटर आ सकता है, इसको अच्छे से करके जाना। तो हमने ऐसे बच्चों को बहुत गाइड किया और उसमें से सवाल भी आए बच्चों के। तो बायो में मुझे लगता है कि बच्चे पूछ रहे थे कि भाई चैप्टर्स कौन से हो सकते हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स आप बता सकते हैं बच्चों को, या कुछ ऐसे डायग्राम्स आप बच्चों को बता सकते हैं जो उन्हें छोड़ के नहीं जाने, मतलब करके ही करके जाने हैं। हाँ जी मैम, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारा कुछ ही होता है, क्योंकि वैसे 16 चैप्टर हुआ करते थे जो कट करने के बाद अभी 11 चैप्टर ही बचे हुए, तो 11 चैप्टर तो लगभग सारे ही पढ़ने। पर ज्यादा जरूरी प्रश्न अगर मैं कहूं और डायग्राम्स की बात करूं तो वैसे मैंने इनकी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, सारा अपलोड है ऑलरेडी हमारे चैनल पे, वो बच्चों को मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा और मैं चैनल पे देता ही जा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर डायग्राम कौन कौन से, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, वो सारा कुछ दे रहा हूं। बट फिर भी अगर अपन बात करें यहां पर, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से और खासकर पुष्पीय पादप में जनन से डायग्राम के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं इनमें 2-3 सबसे जरूरी डायग्राम के बारे में बोलूं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में 2 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये एक टॉपिक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों में से एक जरूर आएगा। इसके अलावा पुष्पीय पादपों में जनन में से भ्रूणपोष, बीजांड और बीज की वृद्धि, ये जो डायग्राम है ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि बीज कैसे परिपक्व होते हैं। ये 2-3 डायग्राम हर साल दर साल पूछा जा सकता है, ये बच्चों को जरूर कर लेना चाहिए। पिछले 4-5 सालों में भी बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये 2 प्रश्न जो है वो बच्चों को कम से कम करना ही चाहिए। अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो सबसे बड़ा चैप्टर जो ये 2 तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और पुष्पीय पादपों में जनन, तो ये बड़े चैप्टर है ही। इस पे डायग्राम पे अच्छा फोकस कर लेना चाहिए बच्चों को। इसके अलावा मैम जेनेटिक्स में अनुवांशिकी में वंशागत की विविधता के सिद्धांत, यह एक बड़ा चैप्टर है, अच्छे प्रश्न आते हैं उसके ऊपर। और वंशागतिकी का आणविक सिद्धांत, जिस पे आपको डीएनए और आरएनए के अंतर को जरूर पढ़ लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फिर थोड़ी सी बात अगर हम आगे और जाएं तो किसी टॉपिक में, जैसे मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला टॉपिक है, उसमें प्रतिरक्षा के विषय में बच्चों को जरूर पढ़ लेना चाहिए। उस पे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के निष्क्रिय, सक्रिय, उपार्जित, जन्मजात, ऐसा करके वो क्वेश्चन जरूर आ ही जाते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी पे मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि ये वो बड़े चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी में बीटी कॉटन के बारे में जरूर पढ़ लें, या इस बार मेरी ऐसा है कि अनुमान मैं लगाता हूं हमेशा कि बीटी कॉटन इस साल आ सकता है। और जीन चिकित्सा के बारे में, इंसुलिन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ लें। तो ये ओवरऑल ये कुछ 5-6 गिने पिने चुने पॉइंट मैंने आपको बताएं जो बच्चों को पता होने चाहिए, इन्हें तो जरूर कर लें। अदरवाइज मैंने वीडियोस में बहुत सारी चीजें और भी अपलोड कर रखी हैं, इंपॉर्टेंट सारे डायग्राम पूरे बायोलॉजी के, और उसी तरह पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अपलोड कर दिए। तो प्यारे बच्चों को जाकर जरूर देखना चाहिए उसे वीडियो को योगेश शुक्ला बायोलॉजी वाले चैनल पे, तो वहां पर एक पूरी जानकारी बच्चों को मिल जाएगी। ठीक है, यस मैम, ये ऐसा ही है।
बहुत बढ़िया सर। तो मुझे लगता है बच्चों को आइडिया हो गया होगा, अभी कुछ चैप्टर्स आप बताएंगे और आप आगे आने वाली क्लासेस में भी आप गाइड करते रहेंगे। एक और सवाल था, जब मैं कल बच्चों के पास गई और उनसे पूछ रही थी कि एग्जाम कैसा हुआ, तब वो बार बार मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम आप 12th के बाद कुछ सजेस्ट कर दीजिए। ठीक है, कुछ बच्चों के पास बायो था, कुछ मैथ्स था, तो क्योंकि अभी बायो का एग्जाम है तो बच्चों का ये डाउट है कि 12th के बाद हमें क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो वो करियर गाइडेंस थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहे थे, आप उन्हें अगर ये बात बता सके तो। मैम ये तो बहुत बड़ा सवाल है जो हम सारे टीचर्स 12th के बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो फेस कर रहे हैं। तो इसका एक ही सवाल का जवाब है मैम कि 12th के बाद अगर आपने बायोलॉजी आपने लिया है तो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वेटनरी कर सकते हैं, इसके अलावा बीएससी का कोर्स है, फार्मेसी का कोर्स है। बट मेरा सुझाव एक ही बात है मैम कि वैसे तो मैं किसी कोर्स को कंपैरिजन नहीं करता, सारे प्रोफेशन अपने आप में टॉप में ही होते हैं, हर प्रोफेशन की अपनी एक परफेक्ट वैल्यू है। बट अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो हर माँ बाप का, हर बच्चे का सपना होता है कि डॉक्टर बनना। तो मैं भी बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। और वो एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आप एक बार एंटर कर गए ना तो इज्जत, सम्मान, पैसा और सब कुछ आपको रेडीमेड तरीके से मिलने वाला है। आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में एंटर कर जाएंगे और आपको भविष्य में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी उस पर। तो डॉक्टर बनना एक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अदर ऑप्शन भी हैं, बच्चों की ख्वाहिश के ऊपर है, ठीक है, कि आप क्या करते हैं। पर सबसे ज्यादा खुशी बच्चों का सबसे सिक्योर लाइफ जो बोलना चाहिए, जिसमें स्ट्रगल थोड़ा कम होगा और अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी आपको मिलेंगी, वो एक डॉक्टर की लाइफ होती है। ये मैं सजेस्ट करूंगा। और बाकी बच्चों की भी कोई मांग हो तो वो हमें जैसे आप गूगल फॉर्म के थ्रू बता ही सकते हैं। मैम ने आपको बताया ही होगा कि गूगल फॉर्म फिल करके डाउटनेट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आफ्टर 12th आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं, ये चीज़ बच्चों तक पहुंच जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए। तो बच्चों, अभी आपने सुना योगेश सर ने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि आखिरकार आपको 12th के बाद अब क्या करना चाहिए। अब अगर अभी तक आपने ना गूगल फॉर्म वो फिल नहीं किया है जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप प्लीज एक बार उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि उससे हमें भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चे हैं जो किस फील्ड में जाना चाहते हैं या कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बिकॉज आगे आने वाली क्लासेस जो आप लोगों के लिए होंगी वो उसी के बेस पर हम करेंगे। ठीक है, तो आप गूगल फॉर्म जरूर भर दो एक बार। और उसके बाद अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। सर एक ना मतलब ऐसा सवाल था बच्चों का कि जैसे मतलब मैंने भी जब इंग्लिश का अब एग्जाम के बच्चों को गाइड किया तो मैंने बताया था कि ये वाला सेक्शन आपको पहले करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में बहुत सारा लिखना पड़ता है तो अक्सर बच्चों का पेपर छूट जाता है। अब बायो भी ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसके अंदर उन्हें बहुत कुछ लिखना होगा, तो बच्चों का पेपर ना छूटे, कौन से सेक्शन को वो लोग पहले अटेम्प्ट करें जिससे पेपर उनका पूरा कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन कोई भी मिस ना हो। मैम सेक्शन की अगर मैं बात करूं कि कौन सा सेक्शन सबसे जल्दी बच्चों को करना चाहिए, तो वैसे तो मैं हमेशा ये मैम मानता हूं कि बच्चों को ना जो आ रहा हो उसे सबसे पहले करना चाहिए, वो सेक्शन कोई भी हो। पर फिर भी जैसे एमसीक्यू वाले सेशन होते हैं वो कभी बाद में नहीं करने चाहिए। अगर वो आपको आ रहे हैं तो फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। जो जितनी आसान चीज है, जैसे आपको पता होता है मैम कि 2 नंबर के जो पार्ट आप लिख रहे हैं ना, तो आपको 2-4 शब्द में ही लिखना है, तो आप उसे फटाफट अगर कंप्लीट कर लें तो शुरू के 1 घंटे में अगर वैसे भी आप 9 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं और अगर आप 6 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट कर जाते हैं, बड़े बड़े 2 नंबर के, 3 नंबर के और 1 नंबर के प्रश्न कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास एक अच्छा मतलब लीड मिल जाती है कि आपने बहुत सारे प्रश्न कर लिए। पर कुछ बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि फिर वो आखिरी में 5 नंबर के प्रश्नों को कर नहीं पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी है कि अगर आपको 5 नंबर के प्रश्न आते हैं तो आप सबसे पहले 1 नंबर के प्रश्न पूरे कर लीजिए, 1 नंबर के जितने भी 1 वर्ड क्वेश्चन है वो सारे कर लीजिए, एमसीक्यू कर लीजिए, फिर 5 नंबर के प्रश्नों को कर लेना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा नंबर आपको देकर जाएंगे। और फिर छोटे छोटे प्रश्नों का आंसर जो है ना, वो आपको 2 शब्दों में, 3 शब्दों में, 4 शब्दों में भी अगर आप लिख देते हैं तो आपको प्रॉपर नंबर मिल जाते हैं। तो आप तो उसे अंत में लिख ही सकते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। पर 5 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उनका बड़ा वेटेज है, तो उसको लिखने के लिए
आपको प्रॉपर एक दिमाग लगाना पड़ता है, पूरा सोच लगानी पड़ती है। तो मेरा यह है कि उसे अगर आप प्रेशर में लिखेंगे, अंत के समय पे लिखेंगे, तो वो गलत कर सकते हैं आप। तो इसलिए आप 5 नंबर वाले प्रश्नों को 1 नंबर वाले प्रश्नों के जस्ट बाद आप कर लें। उसके बाद 2-3 नंबर वाले प्रश्न आप आराम से करते जाइए, वो आपको बन ही जाएंगे। ये आप मेरा सुझाव होता है बच्चों को कि ये एक तरीका जो मैं खुद भी अपनाता था, क्योंकि 5 साल के 5 नंबर के जो प्रश्न हैं वो अगर आप बाद में करेंगे, आपके पास समय कम है, तो आप एक तो प्रेशर में भी हैं और आप एक ही प्रश्न बहुत देर तक लिखते जा रहे हैं, उसका भी एक प्रेशर होता है कि भाई मेरे पास 45 मिनट है और 45 मिनट मुझे 3 प्रश्न लिखने हैं, हो नहीं पाता। अगर वही 45 मिनट में आपके पास हो सकता है 10 प्रश्न है, लेकिन वो छोटे छोटे ही लिखने हैं, तो आपके पास एक प्रेशर कम रहता है और आप उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि पहले 1 नंबर के, फिर 5 नंबर के, फिर 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न करने चाहिए बच्चों को बायोलॉजी के एग्जाम में। सर एक चीज़ और ना जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और मैं क्योंकि इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से भी पूछ रही थी और बच्चे भी पूछना चाह ही रहे होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो हम दोनों का ही हो सकता है कि इंग्लिश के अंदर जैसे मैंने कोई लेटर लिखने के लिए बताया तो मैंने बताया ये चीज़ पहले ये बाद में, ठीक है। बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं कि 2 बच्चे हैं मान लो, सेम उन्होंने लिखा है बट कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां, जिससे एक को 2 नंबर मिले, एक को 3 नंबर मिले, ये बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो कुछ ऐसे सजेशन आप दे सकते हैं बच्चों को जिससे ये जो 2 नंबर का पेपर, 2 नंबर का अगर कोई सवाल है तो वो 2 ही नंबर उसको मिल रहा है, वो गलती ना करे वहां पर, ठीक है। तो ये एक ऐसा सवाल है जहां पर हाँ आपको सब कुछ आता है, पर आपके प्रेजेंटेशन की वजह से या आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके की वजह से बच्चे का नंबर कट जाता है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सकें बच्चों को। ये भी बहुत जनरल सा सवाल है मैम, बहुत सामान्य सा सवाल है। इसमें ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा कहता हूं कि 90% वाला बच्चा, 92, 95, 96 और 99 वाले बच्चे जो है ना, बहुत ज़्यादा इनमें अंतर नहीं होता। इनमें मेन अंतर होता है लिखने का। या फिर 85% वाला बच्चा भी लगभग, अगर किसी का 85% से ऊपर किसी का परसेंटेज है ना, तो मैं ये मानता हूं कि उस बच्चे को लगभग सब कुछ आता था, पर बच्चा बना नहीं पाया अच्छे से या रिप्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाया। सो ओवरऑल मैम की नंबर सब कुछ आने के बाद भी नंबर कम आने के पीछे जो रीजन है वो है प्रेजेंटेशन। कई बार क्या होता है, बच्चे जैसे कॉपी में लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 नंबर का कोई प्रश्न आया बायोलॉजी में, अब बच्चों को 4 पॉइंट लिखने हैं, मैंने ये बता रखा है तो बच्चों को ये पता है 4 पॉइंट। अब 4 पॉइंट पे आप मुश्किल से 2 वर्ड 3 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड अगर आप यूज करते हैं ना, तो टीचर को ये देखकर लगता है यार कि कितना शॉर्टकट लिखा है, तो फिर वो आपको 4 में से या 2 में से 1.5 नंबर या 2 में से 1 नंबर ही देगा, यार बहुत ही छोटा लिखा है इस बंदे ने। इसलिए मेरा हमेशा मानना है कि जब भी आप पॉइंट वाइज लिखें, पहले तो पैराग्राफ में कम लिखें, आप उसे पॉइंट वाइज ही लिखिए कि आपके पास 4 स्टेटमेंट हैं। अब 4 स्टेटमेंट आप बोलेंगे तो टीचर को वैसे ही देखते लगेगा कि 2 नंबर पे 4 पॉइंट लिखे हुए, आधे आधे नंबर तो बनते हैं। दूसरी बात, हर लाइन पे मेरा यह मानना है कि 5 से 7 वर्ड जरूर यूज करने चाहिए, शब्द यूज करने चाहिए, ताकि वो एक बड़ा लाइन अच्छा कवर भी हो जाए और ज्यादा हौच पौच भी ना हो। और 5 से 7 वर्ड, ज्यादा भी नहीं, 5 से 7 से वर्ड ज्यादा से अगर आप लिखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है। तो इसलिए 5 से 7 वर्ड लिखिए। इतना वर्ड लिखकर आप उसे लिखेंगे तो टीचर को लगता है कि हाँ भाई बंदे ने नॉलेज है और ये अच्छा नंबर लिख रहा है। ये प्रॉपर मिस्टेक है लिखने की जो बच्चे करते हैं। दूसरी बात, बायोलॉजी में कई बार जो बच्चे ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे सबसे कम नंबर मिलता है। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि अगर रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन आया, बच्चों को डायग्राम बन भी रहा है, बच्चों ने डायग्राम बना भी दिया, लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलते। रीजन क्या है? बच्चे सबसे कॉमन मिस्टेक इसमें ये करते हैं कि अगर नामांकित चित्र और वर्णन करो तो बच्चे डायग्राम बना देते हैं, वर्णन कहीं पे नहीं करते। भाई मुझे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी लगती है, क्योंकि अगर किसी का तुमने डायग्राम बना दिया है ना, तो मैम अगर आपने किसी का डायग्राम बना दिया तो तुम्हें वो चीज पता है एटलीस्ट। अगर तुम उसके एक एक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करोगे कि ये हाथ है, ये पैर है, ये उंगलियां हैं वगैरह वगैरह, तो आपके पास 8-10 पॉइंट तो बन ही जाएंगे। सो डायग्राम जब भी बनाए उसकी लेबलिंग जरूर करें, नाम वगैरह सब कुछ लिखें। इसके अलावा साइड से उसके पॉइंट जरूर लिख दे। अगर कोई डायग्राम 4 नंबर में, 5 नंबर में, 3 नंबर में आया है तो आपको उसके बारे में लिखना मतलब एकदम आपको करना ही पड़ेगा। बच्चे जनरली सिर्फ डायग्राम बना देते हैं और सिर्फ डायग्राम का कॉन्सेप्ट या तो 1 नंबर पे या तो 2 नंबर पे आता है। अगर डायग्राम 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर पे आया है, वैसे 4 नंबर पे तो नहीं आता, 3 और 5 नंबर पे आया है, तो आपको उसके बारे में डिटेल लिखना ही पड़ेगा। ये कॉमन मिस्टेक है। तीसरी बात, बच्चे कई बार कुछ नॉर्मल सी चीज, खासकर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, अंडाणु जनन हो गया, शुक्राणु जनन हो गया, या फिर जेनेटिक्स वाले टॉपिक हो गए, इनको समझाने में
कुछ टॉपिक पे डायग्राम का यूज ही नहीं करते। जैसे बच्चे क्लिक कर पा रहे होंगे हार्सेन चेस मेथड, मिसेल्सन स्टॉल मेथड, इस पे फ्लो चार्ट का यूज बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो ऐसे टॉपिक में फ्लो चार्ट, डायग्राम इंक्लूड करें ही करें। कई बार आपको एग्जाम में नहीं दिया रहता कि आप एग्जाम में डायग्राम लिखें, पर आप डायग्राम बनाइए उस पे। जितना अच्छा फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाएंगे, वो आपके एग्जाम को और आपकी एग्जाम की कॉपी को जो है वो बहुत सुंदर बना देता है, आकर्षित बना देता है, और इसमें आपको फुल में फुल नंबर मिलने के चांसेस बने रहते हैं। सो सारे बच्चे और बच्चे मतलब वो तो एक नॉर्मल सी मिस्टेक है कि कहां से लाइन खींचे कहां से लाइन ना खींचे, ये एक अलग चीज है, पर फिर भी बहुत ज्यादा दिखावे की कोशिश ना करें। बेसिक डायग्राम बनाइए, आप उस बेसिक पॉइंट लिखिए। आपकी राइटिंग थोड़ी खराब है तो भी चल जाएगा, उसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं होता। आप बस प्रॉपर वे में अच्छे से लिखने की कोशिश करिए। अच्छा लिखेंगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। बायोलॉजी में कटने के पीछे एक ही रीजन है मैम, वो ये है कि बच्चे प्रॉपर तरीके से लिखते ही नहीं, बहुत ज्यादा टीचर को बेवकूफ समझते हैं। टीचर को लगता है कि बस वो एक पॉइंट लिख देंगे तो उन्हें नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर जितने भी नंबर का प्रश्न आया है उससे डबल आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अगर डायग्राम है तो आपको डायग्राम ऐड करना पड़ेगा। टीचर को समझिए कि वो 5वीं क्लास का बच्चा है और उसे हर एक चीज समझानी पड़ेगी, और अगर आप ऐसा समझा पाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज वो एक एक नंबर कट के, मैम अगर आप सोचिए 9 प्रश्न है और 9 में भी बहुत सारे प्रश्न, हर किसी से अगर आधा 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 नंबर भी कटा ना तो 12 15 20 नंबर तो ऐसे ही कट गए। इसलिए अपना रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर दीजिए। आपको नॉलेज कितना है ये जरूरी है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है ये भी बहुत जरूरी है। इसकी भी हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, चैनल पे जाकर बच्चे देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कितने पॉइंट लिखने चाहिए, कैसा एग्जाम का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, एग्जाम में कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, कितने नंबर लिखने चाहिए, डायग्राम कैसे बनाना चाहिए, वो सारा कुछ ऑलरेडी मैंने योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो जो भी बच्चे मेरी हेल्प लेना चाहें वो प्लीज़ वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आएगी, देखना आपको आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये कुछ बहुत मेजर सवाल थे बच्चों के सर, जिनको आपने जवाब दिया बहुत ही बेहतर तरीके से। मुझे आशा है कि बच्चे बहुत प्रॉपर तरीके से आपके इन टिप्स को फॉलो करेंगे। और थैंक यू सो मच कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाला प्यारे बच्चों के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, क्योंकि आई नो अभी बायो का पेपर है और आप तैयारी में लगे होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो भी गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स बचेंगे तो ऐसा कुछ और भी हम आपके लिए ला देंगे, या जो भी होंगे डाउट्स मैं आपको कन्वे कर दूंगी। अब बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको सबसे बेहतरीन तैयारी करनी है, हिंदी मीडियम के किसी भी बच्चे को बायोलॉजी की सबसे बेहतरीन तैयारी करनी है, चाहे 12th की है, चाहे 12th के बाद नीट की है, किसी भी चीज की है, तो योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल से बेस्ट चैनल आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अब मेरा एक सेशन है, बच्चों को पढ़ाने जाना है, तो अब मैं जैसे आपको पता है यूपी बोर्ड का एग्जाम है, तो बड़ा हेक्टिक से स्केड्यूल है और उस पर अब क्लासेस होंगी। तो सारे बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटा ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप इसे फॉलो करें और अपने एग्जाम को बहुत बेहतर बना सकते हैं। देखो बेटा, याद रखना, हर बच्चा पढ़ता है, हर कोई समझता है एग्जाम के टाइम पे, बट स्मार्ट बच्चा जो अच्छी अच्छी टिप्स को फॉलो करता है वही एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाता है। सो प्लीज़, अगर आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल भी इन मिस्टेक से बचना है और बहुत अच्छा कुछ करना है, तो जो भी पॉइंट्स है जो मैंने बताए हैं अपने एक्सपीरियंस से, उसे फॉलो करें और आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अगर आप ये और भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे योगेश शुक्ला बायोलॉजी वाले चैनल पे आइए और साथ में मिलकर अपन कंप्लीट तैयारी करते हैं।